यकीनन सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन अभी आज आपने जो प्रोग्राम का आगाज किया मैं उसकी तरफ थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया। देखें, इस वक्त जो क्राइसिस है जिसके लिए हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, उसकी बेसिक वजह जो बन रही है वो यही कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए हैं। और उसको एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करने के लिए कि हम डिफॉल्ट से बच जाएं, हम कंडीशनलिटीज भी हमें उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखें, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने के जो कॉज थे, जो रूट कॉजेज हैं, वो ये कि हमारे पास इनफ्लो नहीं होता रहा, सस्टेनेबल इनफ्लो नहीं रहा। और वो जो इनफ्लो होता है वो या तो हमारी एक्सपोर्ट उसी हिसाब से ग्रो कर रही होती, जो हम मुसलसल 30 साल से करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रहे हैं वो ना करते, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही होती और एफडीआई आ रही होती। एफडीआई का आना और एक्सपोर्ट का बढ़ना यानी डोमेस्टिक बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही होती। वो एक्टिविटीज बहरहाल डायरेक्टली रिलेट करती हैं मुल्क की जो हालात हैं। ये जो टेररिज्म का फैक्टर है जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया, ये मैं समझता हूँ रूट कॉज है, यहीं से तो खराबी पैदा हुई थी। जब अनसर्टेन कंडीशन हो मुल्क में, टेररिज्म की एक्टिविटीज हो, इस तरह के राइट्स हो रहे हों, तो वो इन्वेस्टर को, बिजनेस कम्युनिटी का, उनका ट्रस्ट लेवल जो है उसको श्रिंक करती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इन हालात में डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं लेता, लोकल बिजनेस भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट यकीनी तौर पे वो प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कम्पिटिटिवनेस नहीं होती। तो ये जो रूट कॉज है इसको हमें इन एनी केस एड्रेस करना होगा। और मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, देखें, जो फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम जॉइंटली जिसकी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज को आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की पॉलिसीज और फॉरेन अफेयर्स से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत, वो इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं होता आप इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स का प्लान बना लें, आप अपने टारगेट सेट कर लें, वो टारगेट्स ऐसे अचीव नहीं हो सकते। उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसीज और जो आपकी डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं। इस पे डेफिनेटली हमें फोकस करना होगा। दूसरी चीज ये कि ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अक्सर जगह जो मैं टॉक्स देखता हूँ, जो डिबेट्स होती है, उसमें अनफॉर्चुनेटली जहां हमें इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करनी चाहिए, कोई मेजर्स सजेस्ट करने चाहिए, कोई हमें कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो इकोनॉमिक्स के नाम पे बहुत सारी जगहों पे ये देखने में आ रहा है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में, कि वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, वो पॉलिटिकल डिबेट बन रही होती है। वो ये नहीं होता कि इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, क्या मेजर्स लिए जाएं। प्रोग्राम के आखिर में होना तो ये चाहिए कि हम रिकमेंडेशन दें और वो मेजर जो है सजेस्ट करें गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन वो पॉइंट स्कोरिंग बन जाता है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन होता यह है कि आज अगर एक स्टेप ले लिया जाए तो वो उस स्टेप के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है जो दूसरी अपोनेंट पार्टीज होती हैं। दूसरा, जब आप पॉलिसीज देते हैं, ये पॉलिसी नहीं होती, ये स्लोगन्स होते हैं कि आप कहें कि मैं डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे ले आऊंगा, या मैं 50 लाख घर या 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। ये स्लोगन होते हैं। दूसरी कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं, यूएस की एग्जांपल है, वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान जो डिबेट्स होती है, उस डिबेट में स्लोगन नहीं होते कि हम ये कर देंगे। असल चीज ये होती है किस तरह से करेंगे, क्या मेजर्स लेंगे। आप सब्सिडीज देंगे तो किनको देंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो किस पे टैक्स लगाएंगे, वो मेजर्स बताएं, आप टारगेट्स ना बताएं। टारगेट्स तो स्लोगन हो जाते हैं। यहाँ जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही, इकोनॉमिक के नाम पे जो डिबेट्स हो रही होती है, वो पॉइंट स्कोरिंग पे चल रही होती हैं ना, वो एक तरह की नारेबाजी उसको समझा जाए कि ये टारगेट्स ले लेंगे। हमें एक सीरियस सजेशंस देनी होंगी, और वो सीरियस सजेशन आज के दौर में जिस प्रॉब्लम का हम शिकार हैं, 1991 से हमारी नेबर कंट्री जो है उसने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की थी ओपननेस में जाने से पहले। सही। जी देखें, अगर कंपैरिजन की बात करें, अगर मैं पिछली हुकूमत में, यानी पिछली हुकूमत से मैं मुराद ले रहा हूँ जो पीटीआई के 4 साल थे, उसमें एक 10 नुकाती एजेंडा दिया था इलेक्शन से पहले, जिसको वो अपना मैनिफेस्टो कहते थे, जिसमें से 7 पॉइंट इकोनॉमिक से रिलेटेड थे, और वो असद उमर साहब ने पेश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी पॉइंट जो था खुद उनकी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आईएमएफ से वो एग्रीमेंट में गए, फरेस्ट एग्रीमेंट में गए, और उस एग्रीमेंट के समझ में लोग समझ रहे थे अब इम्प्लीमेंटेशन होगी, उन्होंने शुरू में इम्प्लीमेंटेशन भी की। उस वक्त भी डिवेल्यूशन भी हुई, उसके बाद पेट्रोल प्राइस भी बढ़ी। लेकिन फरवरी 2022 में, यानी लास्ट ईयर 2 फरवरी में, अचानक उन्होंने जो आईएमएफ से एग्रीमेंट किए थे, खुद जो एग्रीमेंट किए थे,
उनके अगेंस्ट स्टेप लिए, यानी सब्सिडाइज कर दिया, प्राइजेस कम कर दी। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज होने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए और बिल्कुल क्लियर ये नजर आ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो बेसिकली जो आईएमएफ का कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करना था, डिफॉल्ट से बचाना था। उनकी सारी पॉलिसी, उन्होंने सारी चीजें आईएमएफ की मानते रहे। और जाहिर है कि इसका क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपका पॉलिटिकल वोट बैंक खराब होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो चीज नुकसानदेह होती है। लेकिन वो पॉलिटिकल वोट बैंक तो उनका मुतासिर हो रहा था, लेकिन बहरहाल इस चीज का उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिफॉल्ट से मुल्क को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश वो कर रहे थे और सख्त स्टेप ले रहे थे, नापसंदीदा स्टेप ले रहे थे, यूं कहिए। ठीक, और अब आप क्या देख रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम अगर रिस्टोर हो भी जाता है तो इसके रिस्टोरेशन के बाद क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, अब जो है मंजरनामा ये नजर आ रहा है कि मैं इसकी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे, डिफॉल्ट से बच जाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन प्रॉब्लम अगर हम ये समझे कि हमारे पास अब डॉलर आने शुरू हो जाएंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट हम नहीं होगा, नहीं, उसके लिए तो हमें एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, एफडीआई को अट्रैक्ट करना होगा, और उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर अगर हमें चेंज करना हो तो हमें फॉरेन पॉलिसी भी चेंज करनी होगी, उस पर भी फोकस करना होगा, जिस पे काम शुरू हो भी चुका है, लेकिन उसमें हमें रिस्टोर करना होगा जो हमारा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है। डोमेस्टिकली हमें टेररिज्म और दूसरे रॉयट्स, इस तरह की कंडीशन से हमें निकलना होगा, इनसे बचना होगा। उसके बाद हम एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस और एफडीआई को अट्रैक्ट करना होगा। ये हम डिफॉल्ट से जरूर बच जाएंगे, लेकिन आने वाले एक साल में बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट पॉलिसीज आ जाएंगी और बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। हालात अच्छे होने की मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता जब तक कि नई पॉलिसी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस ना हो और एफडीआई इस काबिल हम ना हो कि एफडीआई को $7 बिलियन हम करते थे ना, जो बाद में $1 बिलियन से भी कम हो गई। तो जब तक हम वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे एफडीआई का, तो उस वक्त तक ये मसला दोबारा जनरेट होता रहेगा। अभी आईएमएफ के पास गए हैं, फॉरेक्स कम हो गए हैं, फिर दोबारा जाना पड़ सकता है, फिर जाना पड़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि आईएमएफ से छुटकारा हासिल करें तो इस तरह नहीं कि आप स्लोगन और नारेबाजी पर छुटकारा हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी और सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी शुरू कर दें और एफडीआई को अट्रैक्ट करना। उसके लिए आप बैठे साथ, सिर्फ इकोनॉमिक टीम नहीं, आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी साथ बिठाएं, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी साथ बिठाएं, फॉरेन अफेयर्स को भी, तीनों ने मिलकर के ये टारगेट अचीव करने हैं। अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है कि बार-बार आईएमएफ के पास जाना हो। ठीक, डॉक्टर साहब, अवाम के लिए कोई अच्छी खबर है आने वाले दिनों में? अवाम के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आ रही अच्छी खबर। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पोजीशन में मैं नहीं कह सकता कि अच्छी खबर है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक रिलीज किए हैं स्टेट बैंक ने और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है। पहले भी क्राइसिस आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस क्राइसिस में एक चीज जो डिफरेंट है दूसरे क्राइसिस से, कि बिल्कुल इन्फ्लेशन के फिगर बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि जिन चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है, जिनसे ओवरऑल इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, वो 12 आइटम्स हैं जो आम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसमें ज्यादा इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज। तो बर्डन क्योंकि उन 12 चीजों पर, आम इस्तेमाल की चीजों पे जा रहा है, तो रूरल एरियाज पे इन्फ्लेशन अर्बन से ज्यादा है, 40% क्रॉस कर गया है। तो उसके लिए इनको चाहिए कि वो 12 आइटम पिक कर लें, कम से कम पॉलिसी मेकर को चाहिए उनको जरूर सब्सिडाइज करें। आप आईएमएफ की कंडीशन माने, आप टैक्स बढ़ाएं, जो आप कर रहे हैं, लेकिन उन 12 आइटम जो आम की जो बुनियादी जरूरत है, नवाब साहब, तमाम अहम गालियों डॉक्टर साहब